अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 62। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हम एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। हमने एक्सरसाइज की थी चैप्टर 3 की, मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी। पार्ट ए डेट इज़ MCQs, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चन थे पार्ट ए वाले, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट बी राइट शॉर्ट आंसर्स पेज नंबर 61 पे जो है बेटे वो मैं आपको करवा रही थी, और उसके 13 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 14 बेटे आज मैं आपको करवाऊंगी। पेज नंबर 62 पे आए, अपनी बुक के पेज नंबर 62 पे पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करेंगे। आपका क्वेश्चन है लेबल द पार्ट ऑफ दी सेल डायग्राम्स। आपकी बुक में दो डायग्राम बेटे यहाँ पे दी गई हैं, आपने इन दोनों डायग्राम्स को लेबल करना है, ठीक है। अगर आपको याद हो बेटे, इस चैप्टर के एंड पे मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल्स की डायग्राम भी बनाई थी और उनके डिफरेंसेस भी करवाए थे। तो बेटे ये देखें, आपको आपकी स्क्रीन पे जो है ये एक एनिमल सेल की डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली तमाम के तमाम लेबल पार्ट जो हैं वो शो हो रहे होंगे। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम ड्रॉ करके मैंने सारे पार्ट्स की जो है वो लेबलिंग कर दी। अगर आप चाहो तो आप ये डायग्राम देख के भी जो है इसको लेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे मेन पार्ट्स उस दिन जो है वो लेबल भी किए थे और आपको मैंने बताए भी थे। इसी तरह दूसरी डायग्राम जो हमने की थी डैट इज प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की डायग्राम थी, और प्लांट सेल में मैंने आपको प्लांट सेल के तमाम पार्ट जो है वो क्लियरली ड्रॉ करके और उनको लेबल करके जो है बेटे दिखाया था। तो यहाँ से देख के भी आप अपनी डायग्राम की जो है लेबलिंग कर सकते हैं। ये बहुत क्लियरली मैंने जो है हर पार्ट बनाया हुआ है और लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्लियर जो है विजिबल है। ये आपको जो है काफ़ी हेल्प आउट करेगा। आप ये दोनों डायग्राम्स देके जो है उसकी लेबलिंग कर सकते हैं। अगर ये भी समझ नहीं आती तो आपकी बुक में भी बेटे एनिमल और प्लांट सेल जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन की तरफ अगर आए बेटे, देखो यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, ठीक है। द ब्लू वन, ये डायग्राम जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है, ये क्या चीज़ है बेटे? ये एनिमल सेल है। क्या है? ये एनिमल सेल है। और ये डायग्राम जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ग्रीन वन, दिस इज प्लांट सेल। पहले तो ये डिफरेंस देख लो, ठीक है। ये क्या है बेटे? दिस इज एनिमल सेल, और दिस इज ग्रीन वाला जो है ये प्लांट सेल है, ब्लू वाला जो है एनिमल सेल है। फिर अगर आप लोग गौर से देखो, नंबर 1 यहाँ पे इंडिकेशन दी हुई है, नंबर वन को आप देखो तो मैं आपको बताती हूँ नंबर 1 क्या है बेटे। नंबर 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या आप लिखेंगे नंबर 1 में? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्या है बेटे? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, और इन केस ऑफ एनिमल सेल आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब हुआ नंबर 2 क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर हम आएंगे नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 का मतलब है कि आपको अंदर सारा कुछ दिखाया गया है, और अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। तो ये लाइट ब्लू का स्ट्रक्चर जो है, जो आपको अंदर नंबर 3 पे नजर आ रहा है, डैट इज साइटोस्केलेटन। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 बेटे साइटोस्केलेटन है। फिर हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। बहुत ज़्यादा विजिबल स्ट्रक्चर है, बड़ा बड़ा। मैंने आपको इसकी डायग्राम जब खुद ड्रॉ किया तब भी बनाई थी, और जब हमने सेल, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेटे पढ़ा था, तब भी मैंने ये डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ की थी। नंबर 4 बेटे क्या है? नंबर 4 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो है बेटे, डैट इज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जो चीज़ अटैच होती है वो क्या होती है पता है ना? लाइसोसोम्स। तो नंबर 5 पे क्या चीज़ है? लाइसोसोम्स। क्लियर? अब आते हैं हम नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 की तरफ जो ऑर्गेनली बना हुआ है, डैट इज नोन एज गोल्जी अपरेटस। इसको क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस कहते हैं। क्लियर? अब आओ नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे आपके पास क्या बना हुआ है? नंबर 7 पे बेटे वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल। क्लियर हो गया? अब सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं अपनी अगली डायग्राम की तरफ। ये जो ग्रीन कलर में आपको डायग्राम नजर आ रही है, डैट इज एनिमल, सॉरी, ये प्लांट सेल की डायग्राम है। किसकी? प्लांट सेल की। ये किसकी थी? ये एनिमल सेल की थी, जो मैंने आपको बता दी। अब हम आ रहे हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल की तरफ आओ। नंबर 1, ये जो आपको शो हुआ है नंबर 1, ये लंबे लंबे, ये कौन से ऑर्गेनिज हैं? दीज आर गोल्जी अपरेटस। ये क्या है? गोल्जी अपरेटस है। नंबर 2 पे आप लोग आओ
तो बेटे नंबर 2 पे ये क्या है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। अगर ये बाहर से होगा तो न्यूक्लियस होगा, सेंटर से होगा तो न्यूक्लियोलस होगा। ये आपने डिफरेंस इसका मेन जो है वो याद रखना है, ठीक है। बाहर पूरा न्यूक्लियस होता है ना, देखो जैसे मैंने ड्रॉ भी किया था, वो डायग्राम इतनी विजिबल नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है। पूरा जो सर्कल होता है डैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट होती है डैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। तो अगर बाहर की तरफ इंडिकेशन हुई ना कि ये बताएं तो आपने बताना है न्यूक्लियस, लेकिन अगर न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ एरो लगा हुआ देन आप लोग क्या राइट करोगे, आप लोग करोगे न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया। बाहर वाला सर्कल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो ये अंदर की तरफ है, डेट इज नोन एज न्यूक्लियोलस कहेंगे इसको हम लोग। फिर आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे जो चीज़ आपको नजर आ रही है डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और यहाँ पे जो बने हुए थे ना नंबर 4 पे, ये वाले जो ये स्मूथ थे, ये स्मूथ थे, जबकि प्लांट में जो बने हुए हैं ये क्या है, ये रफ बने हुए हैं, ठीक है। देखो इनके ऊपर वो रफ वाला स्ट्रक्चर है, जब हमने पढ़ा था रफ और राइट उसमें स्मूथ में क्या फ़र्क होता है। तो ये वाले जो हैं स्मूथ हैं, और ये नंबर 3 जो हैं ये क्या चीज़ें हैं बेटे, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं 4 की तरफ। अब आपको पता है प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज़ जो बड़ा सारा प्रेजेंट है सेंटर में, डैट इज नोन एज वैक्यूल। तो नंबर 4 पे क्या प्रेजेंट हुआ, वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल। अब आओ 5 की तरफ। 5 पे क्या चीज़ बनी हुई है बेटे, किडनी शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 5 पे क्या बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोग आओ नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे क्या चीज़ है आपके पास, नंबर 6 पे आपके पास है साइटोस्केलेटन। क्या चीज़ है, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 7 पे, ग्रीन इन कलर। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। ये दिस इज एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है। ये क्या है, हमारे पास प्लांट सेल आ गया। इज डेट क्लियर। आगे चलें बेटे, पार्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूव टूवर्ड पार्ट सी। अब हम पार्ट सी की तरफ जा रहे हैं। पार्ट सी है राइट आंसर्स इन डिटेल। आपके पास जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनके डिटेल आंसर्स बेटे देने हैं। आपने लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने पूरा इनको एक्सप्लेन करके जो है वो लिखना है। एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो आप लोग राइट करोगे। आप अपनी बुक के स्टार्ट में हैं जहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन बेटे स्टडी की थी, वहाँ पे आप लोग आओ। तो वहाँ पे ये सारा का सारा जो है एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको दिस इज यहाँ पे अगर आप लोग आए तो ये जो डायग्राम पूरी बनी हुई है ना, ये यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करोगे। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। आपने ये सारा डिस्क्राइब करना है अच्छी तरह, और साथ आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और डायग्राम की लेबलिंग भी करनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो आपने बताना है। तो हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 42 पे। आप लोग आओ 42 पे, एंड पे आपको सेल वॉल दिया गया है बेटे। आपने यहाँ से लेकर सेल वॉल पूरा लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर है, ठीक, सारा का सारा आप लोग लिखोगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। आपने न्यूक्लियस पे जो है वो नोट लिखना है। आप अपनी बुक पे आए तो बुक के पेज नंबर 45 पे आपका टॉपिक है न्यूक्लियस बेटे दिया गया है। तो आपने कंप्लीटली न्यूक्लियस को सारा का सारा डिटेल से लिखना है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनी हुई है वो भी आपने नोट के साथ जो है वो ड्रॉ करनी होती है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपके क्वेश्चन में फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपके ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होता है और मार्क्स भी जो हैं आपके फुल आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बेटे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, ये रहा लाइसोसोम्स और ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेज नंबर 48 और 49 पे। इन दोनों के बारे में डिटेल आपने लिखना है। आपकी बुक पे नोट लिखा हुआ है, मैंने भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था और इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके बेटे मैंने आपको दिखाई थी। वही डायग्राम जो है आपने पेपर में भी जो है बनानी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। हम लोग जाते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया या गोल्जी ऑपरेटस हो गया। ये आपके पास गोल्जी ऑपरेटस बना हुआ है पेज नंबर 48 पे। इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आपने
और इसके बारे में आपने डिटेल नोट लिखना है जो कि ऑलरेडी आपकी बुक में दिया गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेटे हमने क्लोरोप्लास्ट बहुत डिटेल से पढ़ा था। आप लोग अपनी बुक पे आओ, यहाँ पे पेज नंबर 50 पे आओ जहाँ पे आपका टॉपिक है प्लास्टिड का। प्लास्टिड के नीचे आते हो तो पहली आपकी हेडिंग आ रही है क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। यहाँ से लेकर राइबोसोम तक, जहाँ पे राइबोसोम खत्म हो रहा है, जहाँ पे मेरी फिंगर है इस टाइम, आगे तो क्रोमोप्लास्ट स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपने क्लोरोप्लास्ट पे नोट लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना नोट पूरा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट पे नोट। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये डायग्राम भी मैंने आपको बड़े इजी तरीके से जो है वो ड्रॉ करके दिखाई थी। आपने कोशिश करनी है कि क्लोरोप्लास्ट पे जब नोट आता है तो वहाँ पे आप लोग जो है वो बेटे डायग्राम भी ड्रॉ करो। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप लोग आए। टर्गर प्रेशर यहाँ पे आएगा आपका वैक्यूल में। वैक्यूल में आओ, पेज नंबर 51 पे आप लोग आओ। ठीक है, मोस्ट मिच्योर प्लांट से आपने शुरू होना है। ठीक है, ये मोस्ट मिच्योर प्लांट से लेकर एंड तक आप लोगों ने सारा लिखना है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। साथ आप लोग जो है वैक्यूल की डायग्राम भी बनाओगे। ये सारा का सारा आप जो है इस पर लिखोगे तो ये आपका टर्गर प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेटे मैंने आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिटेल से तकरीबन कोई 15-16 के करीब मैंने आपको इनके डिफरेंसेस लिखवाए हैं। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम्स दिखाई थी आपको ड्रॉ करके, उनकी लेबलिंग दिखाई थी, और मैंने उनके जो डिफरेंसेस हैं बेटे वो मैंने आपको राइट करवाए थे। वहीं से आपने जो इनके डिफरेंसेस हैं वो लर्न कर लेने हैं, अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये क्वेश्चन बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, रिटन फॉर्म में मैंने आपको करवाया, आपको दिया, आप वहाँ से जो है ये याद करेंगे। Describe the concept of labor and explain it applies in multicellular organism. Give at least 3 examples. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर पे आए हैं आप लोग। ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 56 पे। अपनी बुक के पेज नंबर 56 पे आओ बेटे, तो वहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल से पढ़ाया था। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है उसका आंसर पेज नंबर 56 पे दिया गया है। डिवीजन ऑफ लेबर ये आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आपने सारा राइट करना है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल। तो आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो दी हुई हैं, आपने एज इट इज जो है एग्जाम्पल लिख लेनी है। ठीक है, इस 3 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल है आपकी बुक में, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल जो है, लेकिन आप सारा कुछ पूरा का पूरा नोट आपने इस पर डिटेल से लिखना है। राइट अ नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो आपकी बुक में पेज नंबर 54 पर टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन, तो डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ से लेकर बेटे यहाँ तक जो है ये हमारा आंसर है सेल स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, आपको लग रहा होगा कितना लंबा आंसर है, तो बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सब कुछ लिखना होता है तभी आपके मार्क्स आते हैं। टॉपिक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। पार्ट सी जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। राइट आंसर इन डिटेल्स, हमने सबके सब क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए कि बुक में कहाँ पे इनके आंसर है, मैंने सारे आपको जो है पॉइंट आउट करवा दिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है आपका पेज नंबर 62 बेटे मैं करवा रही हूँ। लास्ट पार्ट है पार्ट डी, इंक्यूसिटिव क्वेश्चंस। इंक्यूसिटिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नंबर 1, व्हाट इम्पैक्ट माइट माइटोकॉन्ड्रियल डायफंक्शंस और एब्सेंस हैव ऑन अदर ऑर्गेनेलीज एबिलिटी टू ऑपरेट इन द सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सेल ऑर्गेनेली था ना, माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता या किसी भी वजह से उसके फंक्शन जो है उनके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जब सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे या माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट हो तो पूरे सेल के ऊपर जो है वो क्या उसका जो है इम्पैक्ट आएगा। तो बेटे आपने इसके बारे में डिटेल जो है एक नोट छोटा सा लिखना है। मैं आप लोगों को सारा ओरली बताती हूँ।
आपने उसको सुनना है और अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है। कोशिश करो लिखा जाए तो बेहतर है, अगर आपसे नहीं लिखा जाता देन आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में दे दूंगी। क्वेश्चन आपने बताना है बेटे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है, यानी कि ये पूरे के पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और तमाम के तमाम प्लांट के जो सेल हैं, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लांट के जो फंक्शंस हैं, उन सब को परफॉर्म करने के लिए, हर चीज़ का अपना अपना जो वर्किंग है उसको पूरा करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी, इसका मतलब है प्लांट अपने प्रॉपर फंक्शन तो परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा। तो एनर्जी जो है वो मस्ट है, प्लांट को एनर्जी जो है वो लाजमी चाहिए। और एनर्जी जो है वो कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन आ जाए या एब्सेंस हो जाए तो तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं उन पे उसका जो है इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट किस तरह का होगा? आप लोग को 4 मेन हेडिंग्स में दे रही हूँ, आप लोग वो हेडिंग्स नोट करें और उन हेडिंग्स के अंदर फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहली हेडिंग बेटे आपकी आएगी एनर्जी स्टोरेज। नंबर 1 हेडिंग आप लोग क्या दोगे? एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज में हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। इट इज़ नोन एज पावर हेल और इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीए। और जो सेल है वो अपने तमाम जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, हमने हेडिंग एनर्जी शॉर्टेज दी थी ना, अगर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाए या एनर्जी ना रहे तो प्लांट अपने तमाम फंक्शन जो है बेटे वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्लियर हो गया? दूसरी हेडिंग आप लोग क्या दोगे? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हेडिंग बेटे आप लोग देंगे? दूसरी, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है बेटे वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब ये भी जो ये एक एक्टिविटी है ना जो सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है, एक फंक्शन हो रहा है। क्या फंक्शन हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए भी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है बेटे? एनर्जी रिक्वायर्ड है। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। क्लियरली हमने दूसरी क्या हेडिंग दे ली? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हेडिंग देनी है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा तो राइबोसोम अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अपनी थर्ड हेडिंग की तरफ। थर्ड हेडिंग बेटे आप लोग दोगे डिटॉक्सिफिकेशन इशू। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन जो होता है ना उससे पहले आपने डी लगा देना है। DETOXIFICATION, डिटॉक्सिफिकेशन इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जैसे कि परऑक्सीजोम्स, ठीक है, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को बेटे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और ये तमाम का तमाम फंक्शन करने के लिए, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, हार्मफुल को हार्मलेस में कन्वर्ट करने के लिए पर ऑक्सीजोम्स को या लाइसोसोम्स को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो सेल के अंदर जितने टॉक्सिक मटेरियल होगा, जितना पॉइजनस मटेरियल होगा, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा अल्टीमेटली सेल जो है वो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी, सेल जो है वो डीजनरेट कर जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटे उसकी प्रेजेंस जो है वो सेल के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट आप हेडिंग दे लें सेल डेथ। क्या क्या हेडिंग दे लोगे आप लोग? सेल डेथ दे लोगे। सेल डेथ में आप लोग क्या बताओगे कि बेटे इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो अल्टीमेटली स्लोली तमाम का तमाम सेल जो है अपने तमाम फंक्शन करना छोड़ देगा। जब सेल फंक्शन करना स्टॉप कर देगा तो अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि सेल की जो है बेटे वो डेथ हो जाती है।
मैंने कोशिश की कि मैं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। पहले आपने क्या बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डेट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पूरे सेल को जो है एनर्जी जनरेट करता है और उस एनर्जी से प्लांट जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है अपने वो कंप्लीट करते हैं। फिर हमने 4 मेन हेडिंग्स दे दी, एनर्जी शॉर्टेज, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन इश्यूज एंड लास्ट में हमने क्या बता दिया, डेथ ऑफ द सेल। 4 हेडिंग्स दो, इन सब हेडिंग्स को 2-2 3-3 लाइन में आप लोग जो है एक्सप्लेन कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे आंसर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप लोग आते हो बेटे, व्हाट मे हैपन इफ द coordination between the ribosome and the nucleus were to fail and why it is so important। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर राइबोसोम और न्यूक्लियस के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो लिंक होता है उन दोनों के दरमियान में, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन, वो लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इन केस, तो उस केस में जो है क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, और ये लिंक, ये कोऑर्डिनेशन जो है जो न्यूक्लियस और राइबोसोम के दरमियान में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने इसका रीज़न बताना है। तो बेटे बड़ी कॉमन और सिंपल सी बात है कि अगर राइबोसोम और न्यूक्लियस के दरमियान में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता है ना, हमने सारा प्रोसेस पढ़ा था जब हमने आरएनए और डीएनए वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, चैप्टर 6 जब हम पढ़ के आए थे। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए। डीएनए मैसेज देता है किसको बेटे, डीएनए मैसेज देता था मैसेंजर आरएनए को, और वो मैसेज लेके आते थे राइबोसोम के पास, ऐसे ही था ना। और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते थे, प्रोटीन का सिंथेसिस होता था अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए से जैसा मैसेज आता था वैसे ही प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते थे राइबोसोम के अंदर। तो न्यूक्लियस और राइबोसोम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। न्यूक्लियस से क्या आता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज लेके आता है, ठीक है, डीएनए की कॉपी लेके आता है, और वैसे ही जो है राइबोसोम के अंदर भी बेटे प्रोटीन्स बनते हैं। जब इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो प्रोटीन की सिंथेसाइज जो है, जो सिंथेसिस थी, प्रोटीन बनना जो है वो रुक जाएंगे, और जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट सेल के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर? ये सारा मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप इसको लिख भी लोगे कि अगर जो है राइबोसोम और न्यूक्लियस के दरमियान का कोऑर्डिनेशन बेटे डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है किसकी, प्रोटीन की, वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि प्रोटीन जो है दे आर असेंशियल फॉर नियरली ऑल सेलुलर फंक्शंस। तकरीबन सेल के अंदर जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 90% फंक्शन जो हैं वो प्रोटीन की वजह से हो रहे होते हैं। जब प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो सेल अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि कौन कौन सी उसकी बेटे एक्टिविटीज़ हैं, सेल स्ट्रक्चर है, सिग्नलिंग है, मेटाबॉलिज्म है। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्रोटीन कैरी आउट करता है। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ये तीनों फंक्शन भी जो है ये परफॉर्म नहीं होंगे। तो जब राइबोसोम और न्यूक्लियस का आपस में कोई लिंक नहीं होता तो ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया, हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज बेटे आज कंप्लीट कर ली। इसके टोटल 4 पार्ट थे एक्सरसाइज के। पार्ट ए था, पार्ट बी, देन पार्ट सी और पार्ट डी। मैंने आपको सारे पार्ट्स कंप्लीट करवाए बेटे। आपने एक्सरसाइज जो है वो मस्ट करनी है। इस एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट करो, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा आप लोगों को समझाऊंगी, दोबारा करवा दूंगी, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।